सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्थितियों का ध्यान कर माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है यह योग फल पर आधारित है। आज की कक्षा यह योग फल की दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हम लोगों ने ग्रहों, राशियों या स्वामित्व, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की मित्रता इत्यादि पर चर्चा हम सबों ने किया था। आज से हम लोग कुंडली में बनने वाले अच्छे बुरे योगों पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में यह भी समझा कि भावेश किसे कहते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में हम मिथिलेश बाबा जी से पूछना चाहते हैं कि इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश कौन से ग्रह बनते हैं। मंगल देव गुरु जी। चलिए ठीक है, मंगल देव लग्नेश बनते हैं क्योंकि एक यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 8 यानी कि मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो जिस भाव में जो राशि लिखा गया होता है उसके स्वामी को उस भाव का ईश कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। नहीं कि यह लग्न भाव है तो लग्नेश, यह चौथा भाव हुआ तो चतुर्थेश, यह पंचम भाव हुआ पंचमेश कह सकते हैं। तो जन्म काल में सबसे पहला योग, जन्म काल में यदि लग्न का स्वामी जन्म के समय में यानी कि लग्न कुंडली में लग्न का स्वामी पापग्रह से युक्त हो, पापग्रह से दृष्ट हो, तो समस्याएं जीवन में आती है, यानी कि लग्न कमजोर माना जाता है। अब यहां पर मंगल राहु से युक्त है। मंगल 11 नंबर की राशि में है, कुंभ राशि में है। और शनि देव मंगल को शत्रु मानते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं शनि के सामने 1 और 8 शत्रु में लिखा गया है, यानी कि जिस राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी जो ग्रह हैं उनको शत्रु मानते हैं। यानी कि मंगल की राशि में है, मंगल शत्रु मानता है। शनि की राशि में है मंगल देव और शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। साथ में राहु से भी युद्ध हो गए। तो यह अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। साथ ही अगर यही लग्नेश कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो और पापग्रह से युत या दृष्ट हो तो और समस्याएं आती है। यह दूसरा कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन कि मंगल पापग्रह से युत दृष्ट हो। लग्नेश मंगल नहीं, लग्नेश पापग्रह से युत दृष्ट हो, एक यह कम समस्या देता है। लग्नेश पापग्रह से युत दृष्ट हो और कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, यह दूसरी स्थिति होती है। तीसरी स्थिति यह होती है कि लग्नेश पापग्रह से युत दृष्ट होकर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में भी हो और लग्न को भी पापग्रह देखता हो, लग्न को पापग्रह देखता हो। तो इस उदाहरण कुंडली में लग्न को केतुदेव देख रहे हैं, लग्न को केतुदेव देख रहे हैं। लेकिन केतु एवं मंगल में मित्रता होती है। अगर केतुदेव 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं या केतु की 5वीं दृष्टि कह सकते हैं, क्योंकि केतु बकरी चलता है, आप लोग जैसे समझे बात की। तो मंगल की राशि है, मंगल को यह मित्रवत दृष्टि से देखते हैं। केतु शुक्र को भी मित्र मानता है। कहने का मतलब ओवरऑल यह हुआ कि यदि लग्न में पापग्रह हो या लग्न को पापग्रह देखता हो, लग्न में पाप युक्त हो या पाप दृष्ट होकर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो,
तो जातक को किसी भी प्रकार का सुख पूर्ण नहीं मिलता, सुख पूर्ण नहीं मिलता। इसी सूत्र का एक और एक्सटेंजा है, क्रम है कि यदि यह सभी सूत्र लग रहे हो कुंडली में और संयोग से छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी, इस तीनों में से किसी भी भाव के स्वामी स्वगृही हो, तो यह सुख और कठिन हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने मात्र एक सूत्र को, एक योग को पढ़ा। क्या यह योग आप सभी समझ पाए? यदि समझ पाए तो कोई एक सदस्य इस योग को, मिथिलेश बाबा जी को ही हम कहेंगे कि मिथिलेश बाबा जी, आप जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है इसकी आप पुनरावृत्ति कर दें। छठे और 11वें भाव में, छठे और 8वें और 12वें भाव में स्वगृही हो तो ज्यादा पाप देते हैं। अभिषेक जी, आप जरा इसको एक्सप्लेन करें दोबारा, हम इनके एक्सप्लेन करने से संतुष्ट नहीं हुए। जैसे गुरुजी आपने अभी बताया, यानी ये हुआ कि लग्न का जो स्वामी है वो मंगल देव है, और मंगल जो है यहाँ राहु के साथ एकादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु के द्वारा, राहु पापक ग्रह है, और तो मंगल यानी लग्नेश होने के कारण पीड़ित हो गए हैं। तो यह एक कारण हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में समस्या आ सकती है। दूसरा आपने बताया था कि अगर लग्नेश, लग्न का स्वामी अगर 6 8 12 यानी छठवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में अगर बैठ जाता है या दृष्ट होता है पापक ग्रह के द्वारा, तो भी व्यक्ति के जीवन में जो है वो समस्याएं देखी जाती हैं या आ जाती हैं। तीसरा है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी पापक ग्रह यानी पापक ग्रह से दृष्ट हो और 6 8 12 में भी बैठा हो, और लग्न को पापक ग्रह देख रहे हो, लग्न के स्वामी को भी पापक ग्रह देख रहे हो, तो भी लाइफ में जो है वो समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे जातक को पूर्ण सुख यानी वो जिस भाव में बैठा है उस भाव से पूर्ण सुख उसको प्राप्त नहीं होता। बहुत कुछ छोड़ दिया आपने भी। गुरु जी प्रयास और करूं। आपने एक सूत्र और बताया था कि यदि यदि ये जितने भी प्रकार के आपने सूत्र बताए कि अगर ये किसी की भी कुंडली में अगर लग रहा है और 6 8 12 के स्वामी किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं स्वगृही होके, तो उसको भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, यानी अगर प्राप्त होगा तो थोड़ा कठिनता से प्राप्त होगा। नहीं, एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं हुआ, आधा अधूरा रह गया। हाँ हितेश जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। प्रणाम गुरु जी पहले तो। आशीर्वाद। और क्षमा, उसके लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो निरंतर उस घर में एक ऐसा काम चला वो कंस्ट्रक्शन का, उसकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए, पहला समझ पाया हूँ, आपने 3 4 योग बताए हैं। पहला तो आपने लग्नेश की बात की। लग्नेश जो है, पहले हमने युद्ध की बात की। लग्नेश अगर किसी शुभ ग्रह से युक्त हो, जैसे मंगल यहाँ शनि के साथ युक्त पहली स्थिति बनी है, और फिर हमने चर्चा की कि तब ये स्थिति मतलब ज्यादा खराब नहीं होती है, मतलब होती है। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति की बात आपने किया कि लग्नेश 6 8 12 भाव में बैठा हो और किसी ग्रह से अशुभ ग्रह से युक्त भी हो, ये दूसरी स्थिति आपने बताई। इसमें थोड़ा और पीड़ा होती है। तीसरी स्थिति आपने ये बताई कि लग्नेश जो है 6 8 12 भाव में भी बैठा हो और अच्छा, अशुभ ग्रह से युक्त भी हो, और तीसरा इफेक्ट उसको लग्नेश पर, और मतलब लगन भाव पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, ये ज्यादा पीड़ाफल रहता है और पीड़ा देता है। और चौथी दृष्टि, तो चौथा आपने बोला तो थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका। मैं 6 8 12 भाव की बात की, सब ग्रह की बात की, तो इसका गुरुजी आप
थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। यदि हम अभी तक संतुष्ट नहीं हुए किसी के उत्तर से, यदि प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। जी गुरुजी, जैसा कि अभी श्री हरि जी ने बताया है, आपका जो लास्ट स्टेटमेंट था वो ये था गुरुजी कि जब पापाग्रह से युक्त और ये तीनों सूत्र लागू हों, लेकिन अगर 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठे हों तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हम इस सूत्र को पुनरावृत्ति कर देते हैं एक बार कि यदि लग्नेश पापग्रह से युक्त दृष्ट हो, कुंडली के किसी भी भाव में हो, लग्नेश यदि पापग्रह से प्रभावित हो तो समस्याएं हल्की फुल्की आती जाती रहती है। दूसरा, इसी में हमने कहा था कि यदि लग्नेश पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो और कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो वही समस्याएं थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तीसरा सूत्र हमने यह बतलाया था कि लग्नेश पापग्रह से युक्त दृष्ट हो और लग्न भी पापग्रह से प्रभावित हो, यानी कि युक्त या दृष्ट हो, तो और ज्यादा समस्या हो जाती है। इसी का चौथा हमने यह बतलाया था कि यदि लग्नेश पापग्रह से लग्न पापग्रह से युक्त दृष्ट हो, लग्नेश भी पापग्रह से युक्त दृष्ट हो और कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी, इन तीनों में से किसी भी एक भाव के स्वामी यदि स्वगृही हैं, यानी कि अपने ही भाव में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ही बैठे हुए हैं, तो यह सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न करता है। यानी कि 6ठे भाव का स्वामी का 6ठे भाव में बैठना, यानी कि 6ठा भाव बलवान हो जाना, 8वां भाव बलवान हो जाना, तो ये सभी समस्याएं देने वाले भाव हैं। इन भावों के स्वामियों का कमजोर होना ही अच्छा होता है, बलवान होना अच्छा नहीं होता। यानी कि बुरे भाव के स्वामी जितने कमजोर हो उतने अच्छे, शुभ भाव के स्वामी जितने बलवान हो उतने अच्छे। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अशुभ योग के बारे में हम लोगों ने एक योग पर पढ़ा, अब इसके बाद में हम लोग शुभ योग पर चर्चा करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो, शुभग्रह कुंडली में कौन कौन कहे जाते हैं, तब बुध, गुरु, शुक्र। यदि लग्नेश शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो या युक्त हो तो बड़ी उत्तम बात होती है। लग्नेश शुभ प्रभावित हो, प्रभावित का मतलब शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो, कहीं भी हो, किसी भाव में हो, तो यह उत्तम योग है। एक इसी का दूसरा है कि यदि शुभग्रह के साथ में युक्त हो, शुभ ग्रह के साथ में युक्त भी हो और वह शुभग्रह स्वगृही हो, वह शुभग्रह स्वगृही हो, यह दूसरा बना। तीसरा, अगर लग्नेश शुभ युक्त शुभ दृष्ट भी हो और केंद्र में हो तो और उत्तम। चौथा इसी का, अगर लग्नेश शुभ युक्त हो और केंद्र में भी हो और उसी राशि के, यानी कि शुभग्रह की ही राशि में, शुभग्रह के साथ स्वराशि में, शुभग्रह के स्वराशि के साथ केंद्र में हो। अब यहीं पे लग्नेश मंगल हैं और शुभग्रह की राशि यहाँ पर शुक्र भी है, चंद्रमा भी है। अगर यही मंगल यहाँ पर होते और शुक्र के साथ में होते तो यह ज्यादा प्रभावी हो गया, केंद्र में हो और स्वराशि के, और लग्न भी शुभ प्रभावित हो तो बहुत ही अच्छा होता है। कहने का मतलब, अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम ऐसा ही अवश्य कह सकते हैं कि जातक सुंदर होता है, हर प्रकार से सुंदर होता है।
कहने का मतलब कि आकृति भी सुंदर, चेहरा भी सुंदर, स्वभाव भी सुंदर यानी कि पुण्यवान, व्यवहार में भी सुंदर यानी कि सभी व्यक्तियों का प्रिय, सुख में भी सुंदर यानी कि जितनी जीवन में आवश्यकताएं हैं उतनी आवश्यकताएं लगभग पूर्ण होने की संभावनाएं, यानी कि सर्व संपत्ति युक्त सुंदर सुख, सुंदर ज्ञान यानी कि बुद्धि भी अच्छी, समाज में सुंदर। समाज में सुंदर का मतलब यह हुआ कि अपने समाज के सभी व्यक्तियों में लगभग अच्छा स्वभाव का, अच्छा प्रतिभा का, अच्छे गुण का होना यानी कि मनुष्यों में सुंदर होने की संभावनाएं बनती है। अब हम इसी सूत्र को पुनः मिथिलेश बाबा जी से पूछना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो यह दूसरा सूत्र पढ़ा, इस सूत्र को वो जरा सा अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें। जी गुरु जी, यदि लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो, दृश्य हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, स्वगृही हो, केंद्र में हो, स्वराशि में हो, लग्नेश शुभ हो तो व्यवहार में अच्छा होता है, सुख होता है, सुंदर होता है, ज्ञानवान होता है और अच्छी गुण और सुख भी होता है। चलिए हम पुनः अभिषेक जी से हम पूछना चाहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करें। जी गुरु जी, यदि लग्नेश, लग्न का जो स्वामी है वो शुभ युत हो, शुभ ग्रह से प्रभावित हो, या फिर शुभ ग्रह के साथ में अगर लग्नेश हो, और या फिर शुभ युत हो, शुभ दृष्ट हो, या लग्नेश जो है वो केंद्र में हो, या शुभ राशियों के द्वारा वो देखा जा रहा हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो समाज में अपने क्रियाकलापों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, आचरण के द्वारा सभी तरह से यानी वो लोगों को भी प्रभावित करता है, और उसकी जिंदगी जो है उसकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा हाँ ठीक है। अब हम इसी शब्दों को पुनः दोहरा देते हैं कि लग्नेश अगर किसी शुभग्रह के साथ, मतलब कोई भी शुभग्रह स्वगृही हो, शुभग्रह स्वगृही हो और उस शुभग्रह के साथ लग्नेश हो, पहला कंडीशन बहुत अच्छा। वहीं शुभग्रह यदि स्वगृही होकर के केंद्र में हो, उसके साथ लग्नेश हो, अच्छी बात। अगर इन स्थितियों में लग्न को भी अगर कोई शुभग्रह देखे तो और अच्छी बात। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लगभग हर प्रकार के सुख सुविधाएं, यानी कि हर जीवन के हर क्षेत्र में सुंदरता, चाहे वह ज्ञान हो, धन हो, शारीरिक रंग रूप हो, बुद्धि विचार हो, हर चीज में सुंदरता देखने को मिलती है। ऐसी संभावनाएं की जा सकती है। अब इसके बाद में, यह तो हम लोगों ने लग्न के बारे में पढ़ा। अब हम लोग दूसरे भाव के प्रमुख सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद में कुंडली में बनने वाले विशेष प्रकार के योग पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो सभी भाव से संबंधित एक दो सूत्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। दूसरे भाव, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी गई है, 2 और 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। 2 और 7 नंबर की राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो सूत्र यह है कि यदि दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति के साथ युक्त हो, देव गुरु बृहस्पति के साथ युक्त हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर
यही दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति के साथ केंद्र में हो तो और अच्छी बात। तो जातक की वाणी बहुत ही अच्छी होती है और धन भी अच्छा होता है, यानी कि हर प्रकार से संपन्नता दिखती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है और देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं और दूसरे भाव के स्वामी धन भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो वह देने वाले ग्रह देने वाले के साथ में ही हो। अब मान लिया कि आप ही को किसी चीज कोई काम करने का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाए कि हाँ हाँ अभिषेक जी आप यह काम करेंगे, आपने वह दायित्व संभाल भी लिया और वह काम जहां से होने वाला हो, जिसके माध्यम से होने वाला हो, अगर उसी के साथ में आप रह रहे हैं तो कार्यों में सरलता ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। ज्यादा हो जाता है। यह बात है। तो गुरुजी इसमें केवल बृहस्पति के साथ ही होगी, किसी भी शुभ ग्रह के साथ ये बात नहीं नहीं, अब देखिए देव गुरु बृहस्पति धन प्रदाता है, देव गुरु बृहस्पति धन प्रदाता ग्रह है, एक धन प्रदाता साथ में ज्ञान प्रदाता और बुध देव जो है, बुध देव शुभ ग्रह है, बुध देव धन प्रदाता नहीं है, यह चपलता के कारक हैं और विवेक के कारक है मुख्य रूप से, यानी कि चंचलता है। तो जहां चंचलता है वहां पे धन कहाँ है? बात धन की है। धन भाव प्रमुख है, दूसरे भाव का नाम प्रमुख रूप से धन भाव के नाम से जाना जाता है। हाँ, बुध के साथ में होंगे तो वाणी ठीक ठाक होगी, यह बात अलग है। अगर देव गुरु बृहस्पति के साथ में है तो संपत्ति, और यहाँ पर दूसरा भाव और भी है, इसको दूसरे भाव को कहा जाता है विद्या। दूसरे भाव को, एक मिनट, दूसरे भाव को कहा जाता है विद्या की निपुणता। तो विद्या की निपुणता के लिए देव गुरु बृहस्पति का संबंध होना उत्तम बात है। दूसरा भाव हमारे स्वजन का होता है, तो जब हम गंभीरता पूर्वक अपनी ज्ञान की बातें करेंगे तो हमारे स्वजनों से भी हमारा ताल्लुकात अच्छा रहेगा। और जहां चपलता वाली बचपना वाली बात करेंगे स्वजनों से, तो सामने में तो ठीक ठाक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप में हो जाएंगे तो उतनी हमारी बातों को वह गंभीरता पूर्वक वजन नहीं देंगे। लेकिन देव गुरु बृहस्पति अगर होंगे तो हम ज्ञान भरी बातें करेंगे, तो जो हमारे स्वजन हैं उनके मन में हमारे लिए सदैव ही वजन अधिक रहेगा, मान अधिक रहेगा। तो जब हम लोग योग फल पर ही पढ़ रहे हैं तो विशेष से विशेष पढ़ें। अब अगर शुक्र भी सुभाग्रह ही है तो शुक्र विलासी स्वभाव के व्यक्ति है, यह वाणी का भी भाव है। तो जब वाणी में थोड़ी विलासिता आ जाएगी तो भी उतनी उत्तम नहीं, हालांकि वह भी ठीक है, शुक्र है शुभग्रह है, ठीक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के गुण अलग हैं, बुध शुक्र के गुण अलग है। इन बातों को भी हम सबों को विचार करना चाहिए। हाँ, बोला जाए, कोई सदस्य कुछ बोल रहा था। जी गुरु जी, दूसरे भाव के स्वामी भाग भाव में हो जाए, जैसे मेष लग्न की कुंडली में शुक्र देव बन रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी तो त्रिकोण में हो, नवम भाव में हो, और गुरु की दृष्टि उन पर 7वीं पड़ रही हो, तो 7वीं दृष्टि
का मतलब ये हो जाता है युक्त हो जाना। सातवीं दृष्टि का मतलब युक्त हो जाना, एक दूसरे को देखते हैं, तो युक्त हो चाहे एक दूसरे को देख रहे हो, तो बात तो एक ही है ना, प्रभाव तो बना। हाँ, पर अगर वही पंचम दृष्टि से देखते तो एक दूसरे का सहयोग नहीं होता। गुरु अगर देख रहे हैं पांचवी दृष्टि से तो शुभता दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा वह योग एकल योग हो जाता है। और यूं तो हो चाहे एक दूसरे से सातवें हो, तो वह प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब इसी में दूसरा चीज यह देखें कि यदि धन भाव के स्वामी यानी कि दूसरे भाव के स्वामी वही देवगुरु बृहस्पति के साथ में युक्त होकर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाते हैं, तो यह स्थितियां धन के लिए अच्छी नहीं है। दूसरे भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाना और देवगुरु बृहस्पति के साथ में युक्त होकर के हित अच्छी बात नहीं है। अब यहीं पे अगर इसी उदाहरण कुंडली की बात की जाए तो शुक्रदेव एवं गुरुदेव, यानी गुरुदेव हो गए और शुक्रदेव इस भाव के स्वामी हैं। अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो उत्तम, लेकिन अगर यही शुक्र और गुरु यहाँ पर बैठ जाए तो यह उत्तम नहीं है। भले ही बैठ करके भाव को अपने देख रहे हैं, लेकिन यह उत्तम संयोग नहीं है। नहीं है। गुरुजी अगर ये तुला लग्न की कुंडली है तो भी अब तुला लग्न की कुंडली अगर हो जाए, इसी पर हम तुला लग्न बनाते हैं। अगर तुला यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पर 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ अब बोले तब गुरुजी तो तुला लग्न की कुंडली है और गुरु शुक्र अष्टम में बैठे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव धन भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो यह तो अलग सूत्र हो गया ना, क्योंकि यह तो दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल देव बनते हैं। जी, तो हम लोग तो द्वितीय की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर तो यह लग्नेश ही अष्टम भाव में आ गए, लग्नेश अष्टम भाव में आ गए और देव गुरु बृहस्पति अकारक ग्रह हो गए इस कुंडली के। तो यह तो अलग तरह से सूत्र बना, यह अलग फल हो गया। हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। हालांकि लग्नेश अगर अष्टम भाव में भी है तो स्वगृही है। एक स्वगृही चाहे लग्नेश ही किसी भाव में हो, वह उतना बुरा फल नहीं देता। दूसरा, यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति अगर बुरे भाव के स्वामी हैं तो बुरे भाव में ही बैठे हैं। खराब भाव के स्वामी का खराब भाव में बैठना भी अच्छी ही बात है। छठे भाव के स्वामी 8वें भाव में बैठे हुए विपरीत राजयोग भी बना। अब प्रश्न के आलोक में यह ठीक ठाक है, आय के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, संपत्ति के लिए ठीक ठाक है, परंतु इनको दूसरे भाव से संबंधित, भोजन से संबंधित स्थितियों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। क्योंकि छठा भाव बीमारी क्या है, बीमारी भाव का स्वामी लग्नेश के साथ 8 लंबी बीमारी के भाव में बैठ गया और भोजन भाव को देख रहे हैं। देख रहा है, इसलिए यह हुआ। अब विपरीत राजयोग भी प्रभावी है कि नहीं है, तो विपरीत राजयोग प्रभावी कैसे हो जाएगा, ये तो प्रभावी हुआ ही नहीं, क्योंकि लग्नेश के साथ में इनकी शुक्रदेव की मूल कुंड राशि लग्न में है। तो नियम यह भी है कि यदि किसी भी शुभ भाव के स्वामी से अगर युक्त दृष्ट हो जाने पर यदि विपरीत राजयोग बन रहा हो और शुभ भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाता है तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है, तो विपरीत राजयोग भी नहीं बना। तो अभी जो तीसरा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, इस सूत्र को जो हमने कहा, मिथिलेश जी एक्सप्लेन करें उसको। जो दूसरे भाव का जो पढ़े वही ना? हाँ जी, दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। यदि दूसरे भाव के स्वामी
देवगुरु बृहस्पति के साथ युक्त होते हैं तो अच्छे होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो तो और अच्छी बात है। बुद्धि और विवेक ही अच्छा होता है, निपुणता होता है। अगर शुक्रदेव शुभ यदि शुक्रदेव गुरुदेव यदि शुक्रदेव गुरुदेव के साथ छठे 8वें 12वें भाव में बैठ जाएं तो अच्छी बात नहीं होती। चलिए, हमने यह कहा कि यदि दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति के साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हों, छठे 8वें 12वें के अलावे, यानी कि कुंडली के शुभ भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही दूसरे भाव के स्वामी यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ युक्त होकर कुंडली के छठे 8वें या 12वें भाव में बैठते हैं तो यह धन के लिए अच्छा नहीं होता, धन संचय नहीं हो पाता, कर्ज इत्यादि के योग बनते हैं। लेकिन कर्ज भी वैसा कि व्यक्ति ले लेता है तो वापस कर भी देता है। यह सूत्र हम लोगों ने पढ़ा कि अगर शुभ भाव में है तो अच्छी बात है, धन के लिए अच्छी है, लेकिन अगर वहीं कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में है तो ठीक बात नहीं है। गुरुजी अब इसके बाद में गुरुजी इसके बाद में हाँ बोला जाए। दूसरे भाव के स्वामी अभी जो कहे कि देवगुरु बृहस्पति के साथ दूसरे भाव के साथ त्रिकोण में हो तो वो तो अपने अपने भाव से 8वें हो जाएंगे गुरुजी, धन भाव के स्वामी 9वें भाव में हो तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हर भाव का अपना अपना एक विशेषता है। 9वां भाव व्यक्ति का भाग्य है जी, तो उसके भाग्य में धन है ऐसा समझें। अपने भाव से 8वें होना ठीक बात नहीं है, भाव की हानि कर रहा है। यहीं पे अगर शुक्रदेव एवं गुरुदेव की युति, शुक्र एवं गुरु की युति अगर 9वें भाव में होता है, एक मिनट कर्सर किधर गया भाई का नहीं मिल रहा है। अगर इसी में गुरु शुक्र अगर 9वें भाव में हो जाते हैं तो क्या हुआ, तो एक तो 9वां भाव अच्छा हो गया क्योंकि 9वें भाव के स्वामी 9वें भाव में ही है। पूजा पाठ वाली बात है, आस्था ईमानदारी इत्यादि की बात है, परोपकार की बात है, धर्म की बात है, इसमें तो अत्यधिकता हो ही जाएगी। तो जो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा वह गलत करेगा ही नहीं, गलत जगहों पर पैसे खर्च करेगा ही नहीं। साथ में यह मनुष्य का भाग्य है, यह जातक का भाग्य यही है। तो भाग्य में ही धन आकर के बैठ गया, भाव के गुणों को कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाग्य भाव में ही धन भाव का स्वामी आके बैठ गया। नहीं, मनुष्य के भाग्य में ही धन है और भाग्य इसके साथ में है, धन तो मिलना ही है। तो और धन संचय करने हेतु, काम करने हेतु वह तरह तरह की बातों को सोचेगा, तरह तरह की बातों को सोचेगा, क्योंकि 8वां भाव सोच का भी है और सकारात्मक सोचेगा क्योंकि यह धर्म भाव है, गुरुजन भाव है और देव गुरु बृहस्पति है, तो सकारात्मक कायदे से वह कमाएगा भी, धन भी संचय करेगा। क्योंकि यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति लग्न को भी देख लिए, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को भी देख लिए, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव को भी देख लिए। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का सबसे अच्छा स्थान 9वां भाव ही होता है। अगर 9वां भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति के हो जाए, यूं समझा जाए कि व्यक्ति पूर्व के जन्म से ही भाग्य को लेकर आया है। अपने व्यक्ति अगले जन्म के लिए भाग्य को मजबूत पिछले जन्म में ही कर लिया, यानी कि जन्म के साथ ही मजबूत भाग्य उसको आया है। लग्न देख लिया तो लग्न को देखा तो व्यक्ति अच्छा हो गया, स्वभाव अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया। विवेक भाव को देखा, बुद्धि भाव को देखा, बुद्धि अच्छी हो गई। स्किल भाव को देखा, स्किल भाव भी अच्छा हो गया।
साथ ही ये स्किल भाव ही अच्छे नहीं हुए, अब यहाँ पर लग्न ही अच्छा नहीं हुआ, स्किल भाव ही केवल अच्छे नहीं हुए, बुद्धि भाव ही अच्छा नहीं हुआ, वरन आय भाव भी ठीक हो गया। क्योंकि जो ग्रह जहां पर बैठता है वहां से तीसरे भाव को प्रभावित करता है। जो भाव ग्रह जहां बैठता है वहां से तीसरे भाव को प्रभावित करता है। यानी कि अब तीसरा भाव अगर यह धन भाव हुआ, आय भाव हुआ, तो आय से 11वें है ना, तो 11वें बैठ, आय से 11वां 9वां भाव है, तो 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह लग्न को सपोर्ट करते हैं, यानी कि तब भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह आय भाव को सपोर्ट करेगा। तो आय भाव के भी तो कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का 9वां भाव से सर्वोत्तम जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह है, 9वां भाव आध्यात्मिक भाव भी है। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और गुरु भाव में भी है, इससे सर्वोत्तम योग क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। कल की कक्षा में अभी दूसरे भाव से संबंधित एक सूत्र रह गया, जो वह सूत्र है, दूसरे भाव से हम अपने शरीर के सबसे प्रमुख अंग जिसके सहारे हम लोग चलते हैं, आंख, नेत्र, तो नेत्र से संबंधित, आंख से संबंधित योग भी कल की कक्षा में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग कुछ अन्य सूत्रों के योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आंख के बारे में पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग तीसरे भाव से संबंधित एक आधे योग के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को अच्छी लगी होगी। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्र सबों को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि इस कक्षा का लाभ उन्हें भी मिल सके।